Hello friends, welcome to Danlaw. In today's lecture series, we are going to discuss some important definition under Income Tax Act 1961. So यहाँ पे जो definition है इनकम टैक्स, एसएसी, असेसमेंट ईयर, पर्सन कौन है, इनकम क्या है, तो जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है उसके अंदर दिया हुआ है। वैसे तो बहुत सारे सेक्शन इसके अंदर मतलब क्लॉजेज हैं, तो वो क्लॉजेज के अंदर बहुत सारे मतलब चीज़ों को डिफाइन किया गया है। एक एक करके जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको धीरे धीरे करके रिवीजन करवाऊंगा आपको। फर्स्ट वन इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यहाँ पे बताया गया इट इज़ दैट टैक्स that is collected by central government for each financial year levied on the total taxable income of an assessee during the previous year। ओके, अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि अकाउंटिंग ईयर जो होता है और जो प्रीवियस ईयर जो जिसको कहते हैं और जो प्रेजेंट ईयर जो चलता है उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर, कह सकते हो आप उसको असेसमेंट ईयर। सो असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर के इनकम को टैक्स किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे इनकम टैक्स को ब्रीफ में समझ गए और बाकी जो फाइनेंशियल ईयर है अकाउंटिंग ईयर मैंने उसको समझा दिया, मैं दोबारा समझाऊंगा अभी। सो एसएसी कौन होता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो एसएसी है ना ये कौन होता है। तो एसएसी इज लाइक इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 क्लॉज 7, याद रखना सेक्शन 2 क्लॉज 7 में एसएसी के बारे में बात किया गया है। एसएसी होता क्या है, एसएसी कौन होता है, एक पर्सन होता है, एक पर्सन होगा, पर्सन को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 31 में, 2 क्लॉज 31 में, उसको भी मैं आगे डिफाइन करवाऊंगा कि पर्सन कौन होता है। तो एसएसी जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 7 में बताया गया है इसमें कि हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स। ओके, जो टैक्स पे करने के लिए उसकी दायित्व होती है वो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए एसएसी। ओके, एंड लाइबल टू पे टैक्स एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट। केवल लाइबल ही नहीं है लेकिन कोई भी सम ऑफ मनी है जो कि उसके ऊपर लेविट किया जाएगा, अगर उसके अंदर अगर वो उसका इनकम के अंदर आता है तो वही एसएसी होगा, मतलब जो कि टैक्स पेयर है, टैक्स पे करने के लिए वो लाइबल है। लाइक किसी के ऊपर इंटरेस्ट है, लाइक पेनल्टी है, तो भी वो पे करेगा, कौन, एसएसी ही पे करेगा। ओके, लाइक कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसके पास तो वो भी एसएसी ही पे करेगा। मान लीजिए वाइफ के इनकम पे टैक्स पे करना है, ओके, वाइफ के इनकम, पत्नी के इनकम पे टैक्स पे करना है तो वो भी एसएसी ही करेगा, याद रखना आप। ओके, देन मतलब आपको इतना है कोई भी लॉस हो कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब असेसमेंट किया जाएगा, जांच किया जाएगा, कोई भी इनकम है अगर उस पार्टिकुलर व्यक्ति पे जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 31 में बताया गया है तो उसकी असेसमेंट होगी और असेसी उसको बाकायदा पे करेगा। असेसी का दायित्व बनता है कि वो उस टैक्स को पे करे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ असेसी टू पे द टैक्स एंड हु इज़ लाइबल टू पे द टैक्स एंड लाइबल टू पे एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट। लाइक कोई इंटरेस्ट है, कोई पेनल्टी है, वाइफ का इनकम है या कोई लॉस कैलकुलेट हो रहा है, कुछ भी ऐसा है तो हर चीज़ के लिए वो मतलब लाइबल है। अगर पैसे ज़्यादा कट गए हैं टीडीएस में या फिर टीडीएस में तो उसको वापस भी किसको किया जाएगा, एसएसी को। टीडीएस में कई बार ज़्यादा पैसा कट जाता है तो उसको वापस कर किया जाएगा। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि एसएसी जो होता है ना, एसएसी यहाँ पे बताया गया 2 तरीके का, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट वन इज डीम्ड एसएसी। ओके, फर्स्ट वन इज डीम्ड एसएसी एंड सेकेंड वन इज डिफॉल्ट एसएसी। ओके, फर्स्ट वन इज डीम्ड एसएसी एंड सेकेंड वन इज डिफॉल्ट एसएसी। डीम्ड एसएसी कौन होता है, डीम्ड एसएसी कौन माना जाएगा, सबसे पहले ये होता है, आपको याद रखना दिमाग में कि एसएसी आगे जाकर डीम्ड एसएसी और डिफॉल्ट एसएसी में आता है। एसएसी का काम है टैक्स पे करना, जो इनकम आ रहा है भैया वो उसका टैक्स आप पे करो, ठीक है। अब जो डीम्ड एसएसी है, डीम्ड एसएसी कौन माना जाएगा, एक पर्सन किसी और के इनकम के लिए एसएस है। मान लिया जाए कि आप अपने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदिए, आप तो चालाक हो, आप अपने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदिए और उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रहा है, मान लीजिए उसको उस
पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को रेंटेड हाउस बना दिया, आप रेंट में दे दिया किसी आपके वाइफ के नाम पे, तो उस पे जो इनकम आएगा उसका टैक्स कौन भरेगा? तो ये होता है डीम्ड एसएससी, कि आप ही माने जाओगे, जो हस्बैंड है अपने वाइफ के नाम पे जो प्रॉपर्टी खरीदा है और वो उसको रेंट पे लगा दिया है, तो उसका जो इनकम आएगा वो इनकम आप लाइबल हो उसके लिए, आप उस इनकम को दोगे, ठीक है? तो लाइबल टू पे एनी सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट, ओके। सो ये याद रखना है आपको। मतलब कोई भी और भी लाइक डीम्ड एसएससी हो सकता है, लाइक माना जा सकता है, लाइक कोई माइनर है, माइनर का जो इनकम आ रहा है तो पेरेंट्स के पास जा रहा है तो उस पर टैक्स देना, लाइक कोई इनसेन है कि कोई डेथ पर्सन है उसका इनकम आ रहा है। सो यहाँ पे एक डीम्ड एसएससी को जानने के लिए आप एक बार पढ़ लेना क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है टैक्स लॉ में। जो सीए लोग हैं, जो कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं, उन लोग जानते हैं इसके बारे में। क्लबिंग ऑफ इनकम में होता है कि कोई किसी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लिया, मान लिया जाए कि कोई ससुर है, वो अपने जो बहू के नाम पे कोई फ्लैट खरीद दिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद दिया, तो वो क्या होता है, क्लबिंग ऑफ इनकम होता है। मतलब उससे जो इनकम आएगा वो इनकम मतलब एक तरीके से एसएससी को देना पड़ेगा, उस पर जो टैक्स होगा, मतलब एसएससी हु इज लाइबल टू पे टैक्स, ओके। तो क्लबिंग ऑफ इनकम जो डीम्ड एसएससी के अंदर आता है, ओके। अब डिफॉल्ट एसएससी क्या होता है, ये तो समझ गए। डिफॉल्ट एसएससी क्या होता है? डिफॉल्ट एसएससी को जानना है आपको, लाइक कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, मान लीजिए कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है। अब इनकम पे टैक्स कटता है, ये तो पता है, कोई भी इनकम हो तो इनकम पे तो टैक्स कटेगा ही। तो टैक्स इनकम पे कटता है, मान लीजिए टैक्स नहीं कटा, मान लीजिए कोई इनकम है उस पर टैक्स नहीं कटा, तो ये डिफॉल्ट एसएससी हो जाएगा। या फिर टैक्स कट चुका है पर टैक्स आपने जमा ही नहीं किया, तो ये भी डिफॉल्ट एसएससी हो जाएगा। मतलब एसएससी वो होता है जो टैक्स पे करता है, उसका दायित्व है कि वो टैक्स पे करे, जो इनकम आ रहा है वो टैक्स पे करे। देखिए टैक्स हम दो तरीके से पे करते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। और सबसे ज्यादा पे टैक्स जो इंसान करता है वो इनडायरेक्टली करता है, क्योंकि इनडायरेक्टली में झोल मोल होता नहीं है भैया। इनडायरेक्टली में आपको डायरेक्ट टैक्स आपको हमेशा बिल्कुल कोई ट्रांसपेरेंसी इतना होता है इनडायरेक्टली में कि आपको टैक्स देना ही पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स तो बहुत कम इंडियंस देते हैं, आपको जैसे कि पता है। आपको अभी ये जो डीम्ड एसएससी और डिफॉल्ट एसएससी समझ में आ गया। एसएससी अब रीड कर दे रहा हूं, एसएससी यहां पे क्या कर रहा है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 क्लॉज 7 एंड एसएससी इज अ पर्सन who is liable to pay the taxes under any provision of the Income Tax Act 1961. So SAC can also be a person with respect to whom any proceeding have been initiated or whose income has been assessed under the Income Tax Act 1961. So SAC is any person who is deemed SAC under any of the provisions of this act or any SAC in default under any provision of this act. मतलब SAC समझ गए, डीम्ड एसएससी समझ गए, डिफॉल्ट एसएससी समझ गए। तो अब आते हैं कि यहाँ पे असेसमेंट क्या कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर इज द 12 मंथ पीरियड कमेंसिंग ऑन द 1st of April टिल 31st of March नेक्स्ट ईयर। अब सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूं कि असेसमेंट ईयर तो जान जाएंगे असेसमेंट क्या होता है। कैलेंडर ईयर सबको पता है कि कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है, ये अपना कैलेंडर ईयर है, ओके। अब असेसमेंट ईयर जो आप जैसे अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंस ईयर जिसको बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर बोलो या फिर फाइनेंस ईयर बोलिए। सो अकाउंटिंग ईयर एंड फाइनेंस ईयर, अकाउंटिंग ईयर फाइनेंस ईयर कमेंस फ्रॉम 1st of April, ओके, टू एंड विच एंड इज 31st of March। 31st of March इसका एंड है। तो आपको ये याद रखना कि अकाउंटिंग ईयर जो है ना, इसकी जो बिगिनिंग जो होता है इसका वो 1 अप्रैल से होता है और एंड इसका जो होता है वो 31 मार्च से होता है, ओके। तो आपको ये जो होता है ये फाइनेंशियल ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है। अब आपको एक चीज होता है, फाइनेंशियल ईयर में एक असेसमेंट ईयर हो जाता है आगे जाकर, ओके। अब इतना तो जान गए। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर इज द 12 मंथ पीरियड कमेंसिंग ऑन द 1st of April टू 31st of March। देखिए ईयर सेम होता है। मान लीजिए अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, लाइक 2019 से लेकर 2020 और फिर यहां पे ले रहा हूं 2020 से लेकर 2021, ठीक है। तो यहां पे जो ये जो है ना, ये आपका हो जाएगा, ये प्रीवियस ईयर आप इसको कह सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल ईयर तो होगा ही, प्रीवियस ईयर इसको कह सकते हैं और इसको असेसमेंट ईयर कह सकते हैं। अब कैसे ये होगा इसको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि आपका इसका जो टैक्स आएगा, इसका टैक्स जो इसका इनकम जो आपका है 2019-2020 का जो इनकम है आपको कब देना है ये इनकम। इस इनकम पे टैक्स दोगे आप, सॉरी, इस इनकम पे जो 2019 से 2020 के बीच में, और इसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा अप्रैल
टू मार्च, अप्रैल 2019 टू मार्च 31 मार्च 2020। तो इसका इनकम पे जो टैक्स आएगा मीन्स असेसमेंट ईयर में जो प्रीवियस ईयर के इनकम को टैक्स किया जाएगा। मतलब ये असेसमेंट ईयर आपका जो 2020 से 2021 जो आया, इसमें आप टैक्स किसका दोगे? जो आपका प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर को आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स देना है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, ऐसी बात नहीं है कि 2019 से 2020 का जो ईयर है इसमें ही टैक्स मतलब दिया जाएगा। कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है लाइक कि मान लीजिए सेम ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ता है। मान लीजिए इनकम फ्रॉम नॉन रेसिडेंट शिपिंग वगैरह, मान लीजिए कोई शिप वगैरह आ रहा है हमारे यहाँ, तो वो तो आया और कब चला जाएगा वो कब आएगा किसी को पता नहीं है। तो उस कैटेगरी में क्या करते हैं हम, शिपिंग वाले कैटेगरी में उससे इनकम मतलब सेम ईयर में ही ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये साल में वो तो आया, वो कब जाएगा, वो कब देगा पैसा, ऐसा कुछ पता ही नहीं है। इसमें तो झोल मोल हो जाएगा। तो इसका जो इनकम आता है, इनकम फ्रॉम नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस का, तो इसका इनकम बिल्कुल हैंड टू हैंड वहीं पे ले लिया जाता है, उसी साल में ले लिया जाता है। ठीक है। अब सेकेंड इसका होगा, एक्सेप्शन है इसका कि मतलब असेसमेंट ईयर में इनकम मतलब असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का इनकम को टैक्स किया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिसमें सेम ईयर में टैक्स पे किया जाता है। ठीक है। दूसरा हो गया लाइक इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इन इंडिया। पर्सन लाइक कोई पर्सन इंडिया को छोड़ रहा है, मीन्स इनकम फ्रॉम पर्सन हु लिव्स इंडिया, मतलब जो इंडिया को छोड़ रहा है बिल्कुल, तो परमानेंटली छोड़ा, तो उससे जो इनकम आएगा उसका इनकम उसी ईयर में ले लेना है ताकि वो भाग ना जाए। ठीक है। अब थर्ड यहाँ पे आ जाएगा लाइक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पर्टिकुलर पर्पस के लिए मतलब कोई एसोसिएशन बनाया, लाइक कोई बिल्डर है, 3-4 बिल्डर मिलकर अपना एक बिल्डिंग बनाया, उस पर रेंट पे चढ़ाया और उसका जो इनकम आया ना, उस इनकम को क्या किया उसने, उस इनकम को उसने ले लिया, चारों में डिवाइड कर लिया इसने। तो इसका जो इनकम होगा वो सेम ईयर में उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब जो इनकम पे टैक्स आएगा वो सेम ईयर में उसको पे करना पड़ेगा। जो बिल्डर है वो 3-4 जो भी जन है उनको पे करने पड़ेंगे उसी साल सेम ईयर में, ना कि प्रीवियस ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर पे करेगा जो असेसमेंट ईयर में है। ओके। 2019-2020 में ही उसको उस टैक्स को पे करना पड़ेगा अगर उसने वहीं पे एंड कर दिया उस सिचुएशन को। तो अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो भी सेम ईयर में ही उसको मतलब उस पर जो टैक्स होगा सेम ईयर में देना पड़ेगा। या कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है, उसको डिसकंटिन्यू कर रहा है, तो उस मतलब तरीके से भी क्या है कि कोई अगर अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहा है, अपने प्रोफेशन को बंद कर रहा है किसी कारण से, तो उसको जो टैक्स बनता है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस बंद हो जाने के बाद वो नेक्स्ट ईयर टैक्स पे करेगा, तो टैक्स उसी साल पे करेगा। मतलब जो प्रीवियस ईयर जो बना हुआ है 2019-2020 में ही टैक्स पे करेगा, इसका असेसमेंट ईयर कोई नहीं बनेगा, सेम ईयर में ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन असेसमेंट इतना याद रखिएगा, असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर के इनकम को टैक्स किया जाएगा। असेसमेंट ईयर कौन है? मान लीजिए अभी 2020-2021 का असेसमेंट ईयर है, तो 2020-2021 का जो टाइम है ये असेसमेंट ईयर है, तो यहाँ पे जो टैक्स दिया जाएगा प्रीवियस ईयर का इनकम को। तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर बस इतना याद रखना है। यहाँ पे जो कैलेंडर ईयर नहीं चलता है, कैलेंडर ईयर का जो जनवरी से दिसंबर तक नहीं चलता, यहाँ पे अप्रैल से मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये अकाउंटिंग ईयर माना जाता है, फाइनेंशियल ईयर। ओके। अब आते हैं, अब पर्सन यहाँ पे कौन होता है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, अ पर्सन वुड बी एनीवन हु इज, कोई भी हो सकता है, लाइक कोई इंडिविजुअल हो सकता है। इंडिविजुअल में कौन होगा, लाइक कोई मिस्टर मिसेज कोई भी हो सकता है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पहचान करने का एक ही तरीका है कि कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड सन्स वगैरह लगा देता है, मिस्टर शर्मा एंड सन्स या कुछ भी सन्स वगैरह, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो जाते हैं। ओके। कंपनी कोई भी हो सकता है, प्राइवेट, पब्लिक, लिमिटेड। ओके। फर्म, अब फर्म की जहां तक बात है तो यहाँ पे लाइक फर्म पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लाइक यहाँ पे हो सकता है लाइक कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, लाइक BMC है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लाइक DDA, म्यूनिसिपैलिटी हो सकता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह, ये सारे एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकते हैं। सबका इनकम जितना भी आएगा, ये सारे व्यक्ति हैं यहाँ पे, सबका इनकम आएगा और सब अपने इनकम के ऊपर टैक्स देंगे। लोकल अथॉरिटी हो सकता है, लोकल अथॉरिटी कौन होगा, लाइक कोई भी लोकल अथॉरिटी हो सकता है, जैसे एवरी आर्टिफिशियल एंड जुरिडिकल पर्सन हु इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी, लाइक आप जानते हैं कोई लेजिस्लेचर है, कोई कोर्ट्स है, कोई आइडियल बाबा है, बाबा लोग का जो इनकम आता है, या कोई आर्टिफिशियल या जुरिडिकल पर्सन है, वो तो अपने इनकम को छुपाने का कोशिश बहुत करता है,
ठीक है। तो ये जो सारे इनकम्स जो होते हैं किसी भी आर्टिफिशियल या जुडिकल पर्सन का, तो इनके जो इनकम होंगे इस पे भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, अब इनकम को जानते हैं यहाँ पे। इनकम तो पता है, इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो सकता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हो सकता है। ओके, सो लाइक यहाँ पे है एनी इलीगल इनकम अराइजिंग टू SAC. Okay, any income that is received at irregular intervals, any taxable income that has been received from a source of outside India. Okay, a benefit that can measured in money, any subsidy or relief or reimbursement, gift the value of like exceeds, अगर 50,000 से ज़्यादा हो रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन बाय द इंडिविजुअल और HUF हो सकता है, ये सारे इनकम के कैटेगरी में आएंगे। कोई प्राइज है वो भी, कैजुअल इनकम्स लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और हॉर्स रेस, गैम्बलिंग वगैरह एटसेट्रा वगैरह, तो हर चीज़ इनकम पे टैक्स लगेगा, जो मतलब अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है, जितने भी SAC असेसमेंट या सब जान चुके हैं यहाँ पे। सो जो मेन जो डेफिनेशन था वो तो ख़त्म हो चुका है आज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।